नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आप सभी का अपने चैनल पे। और आज का अपना नया विषय है सेल्फ लाइफ, जो फार्मास्यूटिकल ड्रग्स की होती है और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। सेल्फ लाइफ क्यों होनी चाहिए, कैसे डिसाइड करते हैं, उसके लिए क्या क्या करना पड़ता है, किस तरह से सेल्फ लाइफ डिसाइड होती है, उसके लिए कौन सी गाइडलाइन क्या बोलती है, और सेल्फ लाइफ कैसे कंसिडर करते हैं, मतलब कि इस मैन्युफैक्चरिंग में हुआ तो कब पकड़नी है, ये सभी इस वीडियो में कवर किया है। छोटा सा वीडियो है, समझने के लिए पूरा वीडियो देखिए। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। ये कंटेंट आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर देना, साथ ही साथ यही वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए। तो डेफिनेशन ऑफ द सेल्फ लाइफ: a true self life is the true but unknown limit on the period of storage time during which the pharmaceutical drug product is considered fit for use and effective। मतलब कि जो ड्रग आपकी सेल्फ लाइफ एक्सपायरी डेट मतलब कि उस डेट तक आपका ड्रग सेफ है टू कंज्यूम टू द पेशेंट। आप कोई भी ड्रग जब तक एक्सपायरी डेट है उसकी, उस ड्यूरेशन में वो ड्रग फिट फॉर पेशेंट। अगर उसके बाद वो ड्रग फिट नहीं होता है तो कंसिडर्ड फिट फॉर यूज एंड इफेक्टिव। जो ड्रग है उसका पोटेंसी, प्यूरिटी, सेफ्टी, क्वालिटी, एफिकेसी, ये सभी चीजें फिट होती है पेशेंट को यूज करने के लिए। अगर जैसे ही एक्सपायरी डेट खत्म होती है उसके बाद वो ड्रग हम यूज नहीं करते हैं। Why are the expiration dates important for consumers to pay the attention? Drug expiration dates reflects the time period during which the product is known to remain stable। जब तक आपकी एक्सपायरी डेट है, कोई भी आप स्ट्रिप लो, टैबलेट्स लो, मतलब ब्लिस्टर लो, या कोई लिक्विड में है बोतल लो, उसके ऊपर आपको मेडिसिन की मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट, बैच नंबर, उसकी एमआरपी सभी लिखा हुआ रहता है। तो जब तक आपका उस ड्रग का एक्सपायरी डेट वैलिड है तब तक वो आप कंज्यूम कर सकते हो, उसके बाद आपको वो अनसेफ है। ठीक है। रिफ्लेक्स क्या होता है कि रिमेन स्टेबल, विच मीन्स इट retains the strength, quality, purity when it is stored according to its label storage condition। उसके ऊपर स्टोरेज कंडीशन भी लिखी जाती है। तो ये स्टोरेज कंडीशन आपको जो स्टेबिलिटी गाइडलाइन है Q1A ICH स्टेबिलिटी गाइड, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन हार्मोनाइजेशन, ये स्टेबिलिटी गाइडलाइंस है। Q1A आपको स्टेबिलिटी गाइडलाइंस जो एक्सेलरेटेड स्टेबिलिटी, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, इंटरमीडिएट स्टेबिलिटी, ये स्टडी करने के बाद ही हम लोग उसकी सेल्फ लाइफ कंसिडर करते हैं। तो वो किस तरह से, वो भी मैंने छोटा सा इसमें कवर किया है। ठीक है। हाउ आर एक्सपायरेशन डेट इस्टेब्लिश, एक्सपायरेशन डेट किस तरह से इस्टेब्लिश मतलब दी जाती है। FDA रेगुलेशंस, FDA यानी कि फूड ड्रग, जो फूड ड्रग अथॉरिटी है, वो regulations require drug applicants to provide the stability testing data with a proposed expiration date and storage condition when they are submit an application to FDA approval of their drug। हमको कोई समझ लो कोई ड्रग का अप्रूवल लेना है तो उस टाइम हमको उस ड्रग की पूरी इंफॉर्मेशन विद ये स्टेबिलिटी डाटा के साथ एप्लीकेशन करना पड़ता है। दिस टेस्टिंग इज डिजाइन टू प्रोवाइड द कॉन्फिडेंस दैट द प्रोडक्ट विल मीट द एप्लीकेबल स्टैंडर्ड्स ऑफ स्ट्रेंथ, क्वालिटी एंड प्यूरिटी थ्रू आउट इट्स सेल्फ लाइफ। ठीक है। और ये जो हम लोग डाटा देंगे वो स्ट्रेंथ, क्वालिटी, प्यूरिटी, जो पूरे जब तक की उसकी सेल्फ लाइफ है तब तक
वो सेफ है, कोई भी डिग्रेडेशन नहीं हो रहा है। जब तक आपका ड्रग एक्सपायरी डेट के अंदर रहता है तो उसका पूरा स्ट्रेस स्टडी, ठीक है, की जाती है उसके ऊपर, तो वो उसमें जब तक वैलिडिटी है तब तक वो कोई डिग्रेडेशन नहीं होता है। मगर जैसे ही एक्सपायरी डेट खत्म होती है तब वो ड्रग डिकम्पोज करना पड़ेगा, डिग्रेडेशन उसका होता रहेगा। The FDA verifies that the applicant proposed expiration date is supported by the appropriate studies that the applicant has conducted. तो FDA है, ये जो फूड ड्रग अथॉरिटी है, ये पूरा वो स्टडी करती है, उनका डाटा रिव्यू करती है और वो अप्रूवल दे देती है, चेक करती है कि ये जो डाटा हमने एफडीए को सबमिट किया है वो सफिशिएंट है कि नहीं, इसमें पूरी स्टडी कवर की है कि नहीं, और ये सभी अगर वो एक्सेप्ट होता है तभी वो पास करता है। ओवर द काउंटर monograph products, manufacturer must also conduct the stability testing to establish an expiration date and storage condition to meet the FDA's regulations. अगर ओवर द काउंटर ओटीसी ड्रग है तो उनको भी आपको एक्सपायरी डेट देनी पड़ती है और स्टोरेज कंडीशन करनी पड़ती है। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ शेल्फ लाइफ ऑफ फिनिश फॉर्मुलेशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स स्टेबिलिटी एंड एक्टिव मटेरियल यूज्ड टू मीट द रेगुलेटरी गाइडलाइंस। ठीक है, स्टैंडर्ड शेल्फ लाइफ इज बेस्ड ऑन द स्टेबिलिटी स्टडीज ऑफ द प्रोडक्ट। जैसे ही कोई भी शेल्फ लाइफ आपको या एक्सपायरी डेट कोई प्रोडक्ट को देना है तो उससे पहले आपको उस ड्रग के ऊपर स्टेबिलिटी स्टडी करनी पड़ती है। इन केस ऑफ शेल्फ लाइफ ऑफ द प्रोडक्ट शुड नॉट बी मोर देन 5 years। अगर आपको समझ लो 5 साल से ज्यादा नहीं करना है तो shelf life of the finished product shall be given based on the shelf life of active raw material used in the product। जो एपीआई उसमें होता है, कोई भी ड्रग है उसके अंदर एपीआई होता है तो उसका शेल्फ लाइफ क्या है उसके ऊपर उसकी एक्सपायरी डेट डिसाइड होती है। इफ अवेलेबल शेल्फ लाइफ ऑफ द एक्टिव मटेरियल इज लेस देन द स्टैंडर्ड शेल्फ लाइफ of a product, then product shelf life will not be more than the available shelf life of active material used। समझ लो अभी पैरा का कोई प्रोडक्ट है और उसमें पैरासीटामोल यूज हो रहा है, तो पैरासीटामोल की जो प्रोडक्ट है उसका शेल्फ लाइफ है समझ लो 36 मंथ, मगर उसमें जो पैरासीटामोल यूज हो रहा है उसकी शेल्फ लाइफ है 30 मंथ, तो होल एंड सोल उस प्रोडक्ट की शेल्फ लाइफ होगी 30 मंथ। फॉर एग्जांपल यहां दिया है स्टैंडर्ड शेल्फ लाइफ ऑफ द प्रोडक्ट इज 36 मंथ बट अवेलेबल एक्सपायरी ऑफ द एक्टिव मटेरियल यूज्ड इन इट इज ओनली 30 मंथ। उसमें उस प्रोडक्ट की शेल्फ लाइफ है 36 महीना, मगर जो उसमें एपीआई जा रहा है उसकी शेल्फ लाइफ है 30 मंथ। सो प्रोडक्ट एक्सपायरी विल बी ओनली 30 मंथ इंस्टेड ऑफ 36 मंथ for that particular batch of the product। सभी प्रोडक्ट के लिए नहीं है, तो उसी जिस प्रोडक्ट में वो एपीआई गया है उसी प्रोडक्ट के लिए, उसी बैच के लिए आपकी एक्सपायरी होगी 30 मंथ इंस्टेड ऑफ 36 मंथ। क्यों? क्योंकि उसमें जो एपीआई जा रहा है, जैसे कि मैंने बताया था पैरासीटामोल जा रहा है, तो उसकी एक्सपायरी क्या है 30 मंथ है, तो अल्टीमेटली उस प्रोडक्ट की एक्सपायरी भी कितनी होगी 30 मंथ होगी। शेल्फ लाइफ ऑफ एक्सपोर्ट प्रोडक्ट शैल बी डिटरमाइंड बेस्ड ऑन द मैन्युफैक्चरिंग डेट ऑफ द फिनिश्ड प्रोडक्ट एल्स देयर इज एनी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट फ्रॉम द कंट्री टू विच प्रोडक्ट नीड्स टू बी एक्सपोर्टेड। ठीक है, अगर किसी की रिक्वायरमेंट है तो उसके हिसाब से वो एक्सपायरी उनको दी जाती है। Manufacturing date of the product shall depend upon the dispensing of the raw material from warehouse। मैन्युफैक्चरिंग डेट जो प्रोडक्ट का है वो कब होता है, वो डिपेंड होता है डिस्पेंसिंग डेट, जो बैच का डिस्पेंसिंग डेट जो होता है वही उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट होती है।
batch dispensed date shall be manufacturing date of particular batch. In case of a product containing two intermediates, जैसे blend अलग अलग है, the manufacturing date of the final product shall be manufacturing date of the intermediate dispensed earlier and expiry date shall the expiry date of the blend having earlier expiry date. समझ लो कोई प्रोडक्ट है जिसमें 2-3 एपीआई जा रहे हैं, तो जो सबसे पहला एपीआई डिस्पेंस होगा वो होगी उस प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग डेट, और समझ लो 3 उसमें एपीआई है और उसमें से सबसे पहले जिसकी एक्सपायरी होगी वही एक्सपायरी उस बैच के लिए कंसिडर की जाती है. मैन्युफैक्चरिंग डेट टू द प्रोडक्ट इज असाइन्ड बाय द क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट ऑन द बेसिस ऑफ द प्लानिंग इन द सेम मंथ. If the product is not being manufactured in the month in which batch record BMR is issued, अगर समझ लो हमको कोई प्लानिंग में लेनी है बैच और हमने BMR की वजह से इशू किया, समझ लो जनवरी में इशू किया BMR और किसी कारण के रीजन से वो BMR उस बैच का हमने मैन्युफैक्चरिंग जनवरी में कर नहीं पाए, वो जा रहा है फरवरी में, तो वो BMR the batch record shall be cancelled. Production department ensure the dispensing and manufacturing in the month of issuance of the batch record. अगर आप जनवरी में इशू कर रहे हो तो आपको मैन्युफैक्चरिंग जनवरी की दी जाएगी, तो उसी जनवरी में आपको उसको डिस्पेंस करना पड़ेगा, मैन्युफैक्चरिंग में लेना पड़ेगा. अगर किसी प्लान के कारण, कुछ रीजन के कारण आप वो मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर पा रहे हो, तो उस प्रोडक्ट, उस BMR को आपको कैंसिल करके रिटर्न करना पड़ेगा, फिर नेक्स्ट मंथ में उसको इशू करना पड़ेगा और उसी समय नेक्स्ट मंथ की उसको मैन्युफैक्चरिंग आएगी. आप समझ रहे होंगे कि जनवरी में लिया था मगर हमने डिस्पेंसिंग कराया फरवरी में, तो ऐसा नहीं चलेगा. जनवरी में ही कम से कम आपको वो मटेरियल डिस्पेंसिंग करके मैन्युफैक्चरिंग में, भले आप 1-2 दिन के बाद ले लो, मगर एटलीस्ट उसका स्टार्ट ऑफ डिस्पेंसिंग जो होती है वो आपको जनवरी में ही करनी पड़ेगी. द एक्सपायरी डेट शैल बी एज पर द असाइन्ड शेल्फ लाइफ ऑफ द प्रोडक्ट एंड 1 मंथ प्रीसीडिंग ऑफ मैन्युफैक्चरिंग मंथ. जैसे कि 1 महीना पहले ही एक्सपायरी डेट कंसिडर की जाती है, पकड़ी जाती है. द पैटर्न ऑफ द mentioning the expiry date shall be similar as of manufacturing date. For example, यहाँ देखते हैं, if the shelf life of the product is 36 month and is manufactured in the month of 4/2020, चौथे महीने में 2020 में उस ड्रग की मैन्युफैक्चरिंग हो गई है, the expiry date of the product shall be mentioned as 3/2023. तो 2020 में 4th महीने में हमने मैन्युफैक्चरिंग कर दिया, 36 मंथ मैन्युफैक्चरिंग है, तो 3/2023 ये उसकी एक्सपायरी आएगी. मतलब कि 4 था, यहाँ 3 हो गया, तो 1 महीना पहले ही हम उसको, जैसे कि प्रोडक्ट एंड 1 मंथ प्रीसीडिंग ऑफ मैन्युफैक्चरिंग मंथ, तो ये उसकी एक्सपायरी हो गई. इस तरह से कोई भी प्रोडक्ट का, जैसे कि 12 मंथ की होती है, 18 मंथ की होती है, 36 मंथ की होती है, तो वो एक्सपायरी इस तरह से कंसिडर की जाती है. और ये एक्सपायरी शेल्फ लाइफ डिसाइड करने के लिए Q1A ICH स्टेबिलिटी गाइडलाइंस फॉलो करनी पड़ती है. तो दोस्तों, आशा करता हूं कि ये वीडियो इंटरेस्टिंग होगा, आपके लिए बेनिफिशियल होगा, और इसमें कोई आपका डाउट है तो प्लीज डोंट फॉरगेट योर कमेंट्स, डोंट फॉरगेट योर क्वेश्चंस टू पुट इन अ कमेंट बॉक्स. थैंक्स फॉर वॉचिंग. अगर यही कंटेंट आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर देना, साथ ही साथ यही वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए. मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ. तब तक जय हिंद, जय भारत.